हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो कि आप लोगों का होगा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल पर होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो आगे हम अगला जो टॉपिक है वो है समूह, मतलब ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसमें फैमिली के बारे में भी बात करेंगे और कई सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, और मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी कराते रहेंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। मतलब हिंदी में कहते हैं इसे समूह समूह कहते हैं। मैकआइवर और पेज के अनुसार इन्होंने परिभाषा जो दी है समूह की, उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि समूह से हमारा संकलन से है। समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मतलब जब मनुष्य एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे समूह कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप कहा जाता है। आगे बात करें ऑकबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार, तो कहा गया है कि इसमें जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। जब ये जो दो व्यक्ति होते हैं एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आरबी कैटोल के अनुसार कौन सी परिभाषा इन्होंने दी है। तो इन्होंने कहा है कि समूह व्यक्तियों के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाए। आरबी कौटल के अनुसार ये परिभाषा दी गई। ठीक है, ये जो आपकी थी ये सभी समूह की परिभाषा दी गई थी और इसमें इंपॉर्टेंट मतलब परिभाषाएं थी। ठीक है, तो ये समूह की परिभाषा होगी। आगे बात करते हैं सामाजिक समूह की जो विशेषताएं होती हैं, कुछ उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो समूह की जो विशेषताएं हैं, पहले पॉइंट में दिया गया है कि समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। ये बात तो सही है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गए तभी एक समूह का निर्माण होगा। नंबर 2 पर बात की गई है कि पारस्परिक संबंध और कोई सामान्य हित, उद्देश्य या विशेषता का होना भी अनिवार्य होता है। जब कोई पारस्परिक संबंध या सामान्य हित हो, उसके उद्देश्य से विशेषता का होना भी आवश्यक होता है। नंबर 3 पर बात की गई है कि समूह का निर्माण एक निश्चित आधार पर ही होता है। नंबर 4 पर विशेष समूह की सदस्यता ऐच्छिक होना आवश्यक है। नंबर 5 समूह में आदर्श नियमों की प्रधानता भी होती है। आगे बात करते हैं कि सामाजिक समूह का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सामाजिक समूह हैं जो इनका वर्गीकरण किसने किया? समनर के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये वर्गीकरण रहता है किसके अनुसार? समनर के अनुसार। तो समनर ने दो प्रकार का वर्गीकरण दिया कि अंतः समूह में, एक बाह्य समूह में। अंतः समूह में आते हैं जैसे कि हमारा परिवार, फैमिली हो गई, और बाह्य समूह जो होता है जैसे कि विद्यालय हो गई। दोनों को समूह ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण था समनर का वर्गीकरण कहा जाता है, समनर का सामाजिक वर्गीकरण। आगे इसमें बात करते हैं कि प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह के बीच अंतर क्या क्या होते हैं। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह के बीच ये जो होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें से आप लोगों को 2 नंबर और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है प्राथमिक समूह, दूसरी तरफ लिखा है द्वितीयक समूह। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य होती है। नंबर इस तरफ फर्स्ट पॉइंट लिखा है द्वितीय समूह में कि द्वितीयक समूह में व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सदस्यता दी जाती है। अगर व्यक्ति की इच्छा है तो वह सदस्यता ले सकता है। अब प्राथमिक समूह में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि प्राथमिक समूह में समूह हित, स्वतार्थ और उद्देश्य की महत्वता होती है। अब यहाँ पर द्वितीयक समूह में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि व्यक्तिगत हित एवं स्वार्थ के सामने सामूहिक हितों का कोई महत्व नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं कि प्राथमिक समूह में दिया गया है नंबर 3 के बारे में देखते हैं। नंबर 3 में कहा गया है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों द्वारा नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। और द्वितीयक समूह में कहा गया है तीसरे पॉइंट में कि ये समूह तर्क पर आधारित होते हैं। नंबर 4 में कहा गया है प्राथमिक समूह में कि प्रत्येक पक्ष सहयोग द्वारा कार्य करने की विशेषता होती है। प्रत्येक पक्ष सहयोग द्वारा कार्य करने की विशेषता इसमें होती है। यहाँ पर नंबर 4 में कहा गया है द्वितीयक समूह में कि अप्रत्यक्ष सहयोग का प्रभुत्व पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अप्रत्यक्ष सहयोग का प्रभुत्व इसमें पाया जाता है। नंबर 5 में देखते हैं प्राथमिक समूह में कहा गया कि प्राथमिक ये समूह आकार में छोटे होते हैं जैसे परिवार तथा खेल समूह।
द्वितीयक समूह 5 नंबर में कहा गया कि ये समूह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जैसे नगर तथा राष्ट्र तक भी सम्मिलित हो सकते हैं इसमें। तो ये आप लोगों के प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में 5 जो थे मुख्य अंतर बताए हुए थे। ठीक है, इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो आगे बात करते हैं हम लोग संस्था के बारे में। संस्था क्या होती है, किस प्रकार की संस्था का कहाँ पर उपयोग होता है, ऐसी संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो H.E. वर्नर्स के अनुसार कौन सी संस्था की परिभाषा दी गई उसे देखते हैं। तो H.E. वर्नर्स ने कहा है कि संस्था से आशय उस सामाजिक संरचना तथा क्रियाकलाप करने वाली व्यवस्था से है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि पाने हेतु समाज को संगठित करने, निर्देशित करने तथा विभिन्न क्रियाओं का क्रियान्वयन करने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे संस्था कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे हियर्टन के अनुसार। हियर्टन के अनुसार क्या कहा जाता है कि एक संस्था सामाजिक संबंधों का एक संगठित तंत्र है जिसमें समाज के निश्चित साझा मूल्यों, प्रक्रियाओं तथा निश्चित आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाहित होती है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, हियर्टन के अनुसार कहा जाता है सामाजिक संबंध का समाज। आगे बात करते हैं कि संस्था का जो वर्गीकरण किया गया वो किस प्रकार से किया गया। तो संस्था का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया, औपचारिक संस्था तथा अनौपचारिक संस्था। अब जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं उसमें क्या क्या आता है, इसमें औपचारिक में आता है कि पंचायती राज व्यवस्थाएं जैसे सहकारी समिति और विद्यालय आदि आते हैं, ये औपचारिक संस्था हो गई। अब अनौपचारिक जो संस्थाएं होती हैं इसमें आता है विवाह, धर्म, परिवार, जाति आदि जो होती हैं ये अनौपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। अब इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। इसमें देखते हैं सबसे पहले विवाह। नंबर 1 पर क्या आता है, विवाह। नंबर 1 पर विवाह आता है। विवाह क्या है, तो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त स्त्री पुरुष के विशेष संबंध जो जाने अनजाने में पुत्रोत्पत्ति द्वारा विशेष इच्छा पूर्ति एवं मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसे विवाह कहते हैं। विवाह का मुख्य कार्य लैंगिक जीवन एवं लैंगिक संबंध का नियमन करना होता है तथा परिवार की स्थापना तथा आपसी आर्थिक सहयोग स्थापित करना भी विवाह होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी विवाह की परिभाषा जिसे कि आप लोग आराम से देख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग, नंबर 2 पर आता है परिवार। परिवार क्या होता है, परिवार के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 पर आती है परिवार, फैमिली। तो परिवार स्थायी तथा वैश्विक सामाजिक संस्था है। परिवार अर्थात फैमिली शब्द का हिंदी में अनुवाद जिसे लैटिन भाषा के फैमुलस से लिया गया है। फैमिली को शब्द किसे, लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर। अब आगे बात करेंगे कि चिदंबरम के अनुसार परिवार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य जो दर्शाए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चिदंबरम के अनुसार जो परिवार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 लैंगिक व्यवहार का नियमन करना। नंबर 2 संतानोत्पत्ति करना। नंबर 3 भरण पोषण करना। नंबर 4 सामाजिकरण तथा प्रक्रिया का संवहन करना। नंबर 5 प्यार, सुरक्षा तथा सहयोग प्रदान करना, किसे, परिवार को। नंबर 6 परिवार के सदस्यों का स्तर निर्धारण करना, ये भी किसका कार्य होता है, ये परिवार का ही कार्य होता है। अब यहाँ पर जो है परिवार का जो वर्गीकरण किया गया, परिवार के बारे में बताया गया है कि परिवार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया कि परिवार जो होता है, परिवार के प्रकार। नंबर 1 में होता है कि मातृसत्तात्मक परिवार। अब ये जो मातृ सत्तात्मक परिवार होते थे ये कहाँ पर पाए जाते हैं कि ये खासी जनजाति में इस प्रकार के परिवार का प्रचलन है। मतलब जो खासी जनजाति रहती है भारत में, तो उसमें खासी जनजाति में क्या होता है, मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं। मतलब वहाँ पर मातृ की सत्ता, मतलब माता की सत्ता सर्वोपरि मानी जाती है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, जिनमें पिता को सर्वोपरि माना जाता है, वहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार होता है। नंबर 3 पर होता है समान अधिकारता परिवार, मतलब जहाँ पर माता तथा पिता दोनों की मतलब दोनों को माना जाता है समान रूप से, वहाँ पर दोनों को समान अधिकार होता है, वह समान अधिकारता परिवार कहा जाता है। नंबर 4 में आते हैं एकाकी परिवार, जो मतलब सिंगल रहते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं। नंबर 5 पर आता है संयुक्त परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली जिसे कहते हैं। तो जॉइंट फैमिली में मतलब जिसमें दादा दादी, लड़का लड़की सभी लोग रहते हैं एक साथ मिलकर, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है,
आगे हम लोग बात करेंगे, ये परिवार का आप लोगों को वर्गीकरण दिखाया गया है। तो परिवार का वर्गीकरण ये रहा इस प्रकार से। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो परिवार के प्रकार के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर बात की गई है 1 2 3 4 5 परिवार का जो वर्गीकरण हुआ तो वो 5 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 में किया गया है कि परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर ये किया गया वर्गीकरण। ठीक है, तो परिवार की सदस्य की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार का होता है, मतलब प्राथमिक परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि विवाह के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं, तो ये भी 2 होते हैं। कैसे होते हैं, एक विवाही परिवार तथा बहुविवाही परिवार, ये भी हो गया 2 प्रकार से। नंबर 3 पर बात आती है कि सत्ता के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया जा चुका कि पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक। ठीक है, नंबर 4 पर बात आती है वंशावली के आधार पर। तो वंशावली के आधार पर जो परिवार होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पितृवंशी परिवार तथा नंबर बी मातृवंशी परिवार होता है। आगे बात करते हैं कि निवास के आधार पर, निवास के आधार पर जो परिवार होता है ये भी 2 प्रकार से होता है, पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक। पितृस्थल तथा मातृस्थल, मतलब पिता के यहाँ जो निवास करते हैं उसे पितृस्थल परिवार कहते हैं और जो माता के यहाँ निवास करते हैं उन्हें मातृस्थल परिवार कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आप लोगों से बात करते हैं जो आप लोगों का अगला जो उसका औपचारिक अनौपचारिक संस्था का जो तत्व था वो क्या था, धर्म। धर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो धर्म के बारे में क्या गया है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो ऑगबर्न के अनुसार क्या कहा गया कि धर्म क्या होता है। तो धर्म सर्वशक्तिमान संबंधी एक मनोवृत्ति है। धर्म की उत्पत्ति व विकास मानव कल्याण के लिए हुआ है, ना कि मानव की उत्पत्ति धर्म के लिए हुई है। ठीक है, जो धर्म की उत्पत्ति एवं विकास है ये मानव कल्याण के लिए हुआ है और मानव की उत्पत्ति धर्म के लिए नहीं हुई है। ठीक है, ये धर्म के बारे में कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, ये ऑगबर्न के अनुसार कहा गया है। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इसकी ये परिभाषा दी है। आगे देख लेते हैं, धर्म की कुछ और चीज़ें इसमें कही गई हैं कि मानव की रुचियों के अनुसार उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है और मनोवृत्ति की स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति एक धर्म छोड़कर त्याग कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है। विश्वास और शास्त्र सम्मत आस्था धर्म के प्रमुख गुण होते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि धर्म के प्रमुख गुण कौन से होते हैं, तो विश्वास और शास्त्र सम्मत जो होते हैं ये आस्था धर्म के प्रमुख गुण कहे जाते हैं। नीचे बात करते हैं कि धर्म के कार्य क्या क्या होते हैं। शंकर राव जो थे धर्म के कार्य, शंकर राव ने 2012 में अनुसार धर्म के महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार बताए हुए हैं। तो इनके अनुसार देख लेते हैं शंकर राव के अनुसार कि धर्म के प्रमुख जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए इनमें देखते हैं कि इसमें पहला पॉइंट दिया गया है आप लोगों को कि धर्म धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। तो ये धर्म जो होता है ये धार्मिक अनुभव प्रदान करता है। नंबर 2 पर बात की गई कि धर्म मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। नंबर 3 पर धर्म जीवन मूल्यों को संरक्षित करता है। नंबर 4 में धर्म समाज की भलाई को प्रोत्साहित करता है। नंबर 5 में धर्म ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथा नंबर 6 में धर्म सामाजिक नियंत्रण तथा अनौपचारिक साधन होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर में क्या गया है कि धर्म अपने अनुयायियों को दिग्भ्रमित और धर्मांध करने या बनने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, जो धर्म होता है इसके अनुयायी क्या होते हैं, दिग्भ्रमित, मतलब होते हैं किसी भी बात को मान लेते हैं, धर्मांध होते हैं मतलब धर्म में अंधे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों के ख़त्म कर दीजिए। इसके आगे भी जो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए उनकी भी क्लासेस आप लोगों को लगातार प्रदान की जाएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यार ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनके भी मदद हो सके। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।